हेलो दोस्तों, ये जो आसार कदीमा आप लोग देख रहे हैं, ये उस एम्पायर की धुंधली तस्वीर हैं जिसने दुनिया पर 2000 साल तक हुकूमत की। वो एम्पायर जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी से मुतारिफ करवाया, पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिया और वीटो जैसी टर्मिनोलॉजीज़ दी जो कि मॉडर्न दुनिया में अभी तक राइज हैं। दुनिया को बताया कि जंग की बजाय लोगों को सिविलाइज करके उन पर कैसे हुकूमत की जा सकती है। आज हम आप लोगों को रोमन एम्पायर की 2000 साल पर मुहित नाकाबिल फरामोश दास्तान सुनाने जा रहे हैं। रोम शहर की बुनियाद दो भाइयों रोमुलस और रीमस ने 753 कबल मसीह 753 बीसी में रखी। रोमी लेजेंड के मुताबिक रोमुलस और रीमस गॉड ऑफ वार मार्स के बेटे थे। लेजेंड कुछ यूं है कि किंग एमिलस ने रोमुलस और रीमस की मां को मजबूर किया कि वो शादी ना करे और उसे एक देवी के मंदिर में कैद कर ले। यही वो दौर था जहां पॉलिटिक्स और जुल्म एक साथ चल रहे थे। उसी दौरान मार्स, जो कि रोमन मिथोलॉजी में गॉड ऑफ वार नाम से जाना जाता है, ने रोमुलस और रीमस की मां के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, जिसके नतीजे में रोमुलस और रीमस की पैदाइश होती। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ, ने दोनों बच्चों को दरिया में फेंकवा दिया। लेकिन यहाँ वो लम्हा था जहाँ लेजेंड और किस्मत आपस में टकरा जाते हैं। कहते हैं एक मादा भेड़िया ने उन्हें दरिया के किनारे से बचाया और अपना दूध पिलाकर जिंदा रखा। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में इस कहानी को लेजेंडरी या सिंबॉलिक माना जाता है, लेकिन रोमन ट्रेडिशन में ये रोम की सर्वाइवल और स्ट्रेंथ की निशानी है। बाद में जब ये दोनों जवान हुए तो इन्होंने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। यहाँ से कहानी सिर्फ यूनिटी की नहीं रहती, बल्कि पावर और अथॉरिटी के इख्तलाफ में तब्दील हो जाती है। जगह के इख्तलाफ पर दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा बढ़ जाता है और इसी इख्तलाफ में रोमुलस अपने भाई रीमस का कत्ल कर देता है। इसके बाद रोमुलस टाइन हिल पर दरिया टाइबर के किनारे रोम शहर की बुनियाद रखता है। यूं रोमन शहर के आगाज़ की दास्तान खून से लिखी हुई एक दास्तान बन जाती है। यूनानी रोमन हिस्ट्री का एक अलग वर्जन पेश करते हैं। यूनानियों के मुताबिक यूनानियों की स्टोरीज का अफसानवी हीरो एनियस इटली आया और उसने मकामी लोगों से शादियां की और उसी नस्ल में से रोमुलस और रीमस पैदा हुए। इस तरह रोमन और यूनानी रिवायात आपस में मिल जाती हैं। मॉडर्न हिस्टोरियन इस वर्जन कल्चरल ब्लेंडिंग और लेटर मिथ मेकिंग का हिस्सा समझते हैं, जहां एक हीरो को पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। मॉडर्न हिस्टोरियन के मुताबिक रोम की इब्तदाई बस्तियां 9th और 10th सेंचुरी बीसी में मौजूद थीं। शुरू में ये एक छोटा सा रूरल सेटलमेंट था जो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ग्रो करता गया। 6th और 7th सेंचुरी बीसी तक ये एक ऑर्गेनाइज अर्बन सेंटर बन गया। इन नज़रियों के मुताबिक रोम की बुनियाद किसी एक वाक़या के नतीजे में नहीं थी, बल्कि स्लो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट का रिजल्ट थी, जिसे बाद में लेजेंड ने ड्रामेटिक फॉर्म दे दी। रोम के शुरुआती एरा को रोमन किंगडम कहा जाता है, जिसमें बारी बारी 7 बादशाहों ने रोम पर हुकूमत की। रोम का सबसे पहला बादशाह रोमुलस था, जिसने रोम को ऑर्गेनाइज करने में अहम किरदार अदा किया। रोमुलस ने सरदारों के साथ मिलकर एक नए इदारे की बुनियाद रखी, जिसको सेनेट कहा जाता था। सेनेट का बुनियादी काम बादशाह को मशवरे देना था, लेकिन यही सेनेट मुस्तकबिल में ताकत का एक मरकज़ बनने वाली थी। 15 में नोमा पॉम्पुलस रोम का बादशाह बना। नोमा पॉम्पुलस ने हुकूमत संभालते ही जंगों से हटकर रिलीजन और रिवायात को मजबूत किया, मगर यही सुकून ज़्यादा देर कायम ना रह सका और 673 BCE में तुलस होस्टेलियस ने दोबारा जंग का दौर शुरू किया। रोम तो इसी के इंतज़ार में था, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि रोम की बुनियाद ही खून पर रखी गई थी। होस्टेलियस ने अल्बा लोंगा पर हमला करके इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।
اینسیس مارسیس نے تعمیر اور تجارت پر فوکس کیا، برجز اور پورٹ بنائی اور روم کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن اندر ہی اندر طاقت کا نظام مزید گہرا ہوتا گیا۔ پھر 616 بی سی ای میں ٹارکوینیس پریسیس نے عظیم پروجیکٹ شروع کیا جنہوں نے روم کو بدل دیا۔ 578 تک سرویس ٹولیس نے سینس اور نیا نظام لا کر سوسائٹی کو آرگنائز کر دیا۔ روم آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا، مگر اس ترقی کے پیچھے ایک ایسی بنیاد تیار ہو رہی تھی جو آگے چل کر صرف ترقی ہی نہیں بلکہ اختیار کی جنگ کے سبب بننے والی تھی۔ واقعہ کو یوں ہے کہ 535 میں سرویس ٹولیس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والا شخص اور کوئی نہیں، سرویس ٹولیس اپنا داماد ٹارکوینیس سپربس تھا۔ ٹارکوینیس سپربس نے سرویس ٹولیس کو قتل کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سپربس نے بادشاہ بنتے ہی عوام پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ سینٹ کو ڈرا دیا گیا، عوام سے زبردستی کام لینا شروع کر دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ظلم کے سائے میں روم ڈوبتا چلا گیا۔ ٹارکوینیس سپربس کے مظالم اتنے بڑھ گئے کہ عوام میں شدید غم و غصہ پھیلنے لگا۔ یہ غم و غصہ ایک واقعے کی صورت میں باہر نکلا۔ ہوا کچھ یوں کہ سپربس کے بیٹے نے ایک عزت دار خاتون لوکریشیا کا ریپ کیا۔ یہ روم کی روح پر وار تھا، عوام میں شدید غم و غصہ پھوٹ پڑا، زبردست بغاوت شروع ہو گئی۔ ٹارکوینیس سپربس کو روم کی عوام نے شہر سے نکال دی، اور کچھ روایات کے مطابق سپربس کو قتل کر دیا گیا۔ ہسٹورین اس کہانی کو یونانی سیاسی نظریے سے جوڑتے ہیں، بادشاہ سے ظلم اور پھر نیا نظام، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں شاید یہ صرف ایک کہانی ہو، اصل سچ کچھ اور ہو۔ آئیے سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل کہانی شاید مختلف ہے۔ 509 میں ایٹروشین بادشاہ لاس پورسینا روم پر حملہ کر دیتا ہے، شہر کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ روم اب آزاد تو ہے لیکن محفوظ نہیں۔ کچھ جدید ہسٹورین کہتے ہیں کہ روم اصل میں پورسینا سے ہار گیا تھا، شاید اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور آخری بادشاہ کو نکال دیا، لیکن پھر تقدیر نے پھر نیا موڑ لیا۔ پورسینا خود لاطن اسٹیٹ اور گریک شہر سے ہار کر واپس چلا گیا، اور یوں روم کنگ لیس ہو کر رہ گیا۔ کیا یہ اختتام تھا یا نئے دور کی آغاز؟ سبسکرائب